अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज काफ़ी डेज़ के बाद एक न्यू वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। एम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान रजी और प्रोफाइल में जाने की बजाय, अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जो कि हर ज़बान ज़रिआम होता है। हम बचपन से लेके बड़े होने तक और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ से ज़रूर कमा करोस होना पड़ता है, बल्कि एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स हमें इस चीज़ से ज़रूर कमा करोस होना होता है। और कहीं ना कहीं हमारे सामने ये हर्डल बन के खड़ी होती है और हमारी लाइफ के अंदर एग्ज़ाम्स के तौर पे हमारे और डिफरेंट बेसिस के तौर पे हमें टेस्ट करने के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। और वो चीज़ क्या है, चलें अपनी मेन टॉपिक की तरफ, मेन कोर्स की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको हम आम अल्फाज में MCQs भी कहते हैं या मार्क द करेक्ट आंसर्स के नाम से हमारे पेपर्स के अंदर ऑप्शन आता है। एंट्रेंस एग्जाम, एप्टीट्यूड टेस्ट, कोई प्रोफेशनल एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स होते हैं आजकल इसी सिनेरियो को यूज़ किया जा रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड MCQs लेके बच्चों को टेस्ट किया जा रहा है, प्रोफेशनल्स को टेस्ट किया जा रहा है, कहीं NLA जैसा इम्तिहान दिया जा रहा है, कहीं USMLE, लैब, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, भले वो मेडिकल से रिलेटेड हों, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हों, उनके एंट्रेंस एग्जाम हों, तो वो स्किल बेस्ड या MCQ बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये MCQ बेस्ड जो एग्जाम है इसकी नीड क्यों पड़ती है। तो सबसे पहली बात ये है कि MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उसकी नीड इसलिए पड़ती है, और वो नीड ऑफ द आवर इसलिए बन चुका क्योंकि एक तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 50 MCQ सॉल्व करने हैं आपने और उसके बरक्स आपने 50 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप 50 MCQ इजीली सॉल्व कर लोगे। और जो हमारे पास 50 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, भले वो आसान हो लिखने में, लेकिन उसको लिखने के लिए आपका टाइम रिक्वायर होता है। तो ये चीज़ें जो हैं असेस करने के लिए एक तो लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ये एक बेटर असेसमेंट टूल है जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, इवन दो जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या प्राइवेट जॉब्स के लिए डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन लेती हैं, तो ये एक असेसमेंट टूल के तौर पर एक बेटर वे में यूज़ हो सकता है बनिस्बत एक पूरा पेपर लेने के बजाय। पेपर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करते, उस झंझट भी नहीं जाते। तो फिलहाल बताता हूँ कि सबसे पहले कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं कि ये तो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं व्हाट दे आर, जो कि किसी भी रिस्पोंडेंट को, रिस्पोंडेंट क्या होता है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल ऐसा पर्सन जिसने आंसर करना है। फॉर एग्जांपल मैं एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी टेस्ट में अपेयर होता हूँ, मेरा मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है, तो मैं रिस्पोंडेंट हूँ और मेरे सामने जो एग्जाम की शीट आई है जिसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो मेरे सामने क्वेश्चंस हैं जो कि फंडामेंटल क्वेश्चंस के तौर पे मेरे सामने अपेयर हुए। अब उन क्वेश्चंस को मैंने रीड करना है और आंसर करना है। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं जो कि डिफरेंट वेज में डिफरेंट लोगों के सामने उनको बताए जाते हैं और उन्होंने उनको आंसर करना होता है। मतलब बुनियादी सवालात होते हैं, बुनियादी चीज़ें होती हैं, हमारे नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, हमारी इंफॉर्मेशन को टेस्ट किया जाता है, हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। तो चलते हैं आगे फर्दर, इसमें हमें क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो नेक्स्ट हमारे पास कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो उसके पार्ट्स होते हैं। उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक सिंपल एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, जो कि बच्चे भी पढ़ते हैं 9th क्लास मैट्रिक, लेकिन बायो नहीं, इसके बायो का मतलब क्या होता है। आगे आपको 4 ऑप्शन उन्होंने देखे हैं, लाइफ, कल्चर, हैबिटेट एंड लिविंग। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डिफरेंट चॉइसेस दी जाती हैं, उन चॉइसेस के अंदर आपने एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है या मल्टीपल ऑप्शंस को चूज करना होता है कभी कभार। तो उसके अंदर एक जो बेस्ट ऑप्शन होता है जो कि उसका आंसर होता है, ठीक है, जिसपे मैंने टिक लगाया है। उसके बाद बाकी 2 से 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि आप अपना जो क्वेश्चन है उसको रॉन्ग आंसर करें, गलत आंसर करें। वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखा जाता है ताकि आप किसी तरह इनके जाल में फंसें, इनके ट्रैप में फंसें और आपका आंसर गलत हो सके। जैसे यहाँ पे कल्चर और हैबिटेट डिस्ट्रैक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं।
उसके साथ एक ऑप्शन, अगर किसी अच्छा एमसीक्यू पेपर बना हुआ है तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा जरूर होता है जो कि क्लोजेस्ट होता है किससे, हमारे आंसर के, और हम उन दो ऑप्शंस के अंदर ही फंस जाते हैं कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। जैसे यहाँ लाइफ और लिविंग, बच्चे जो नॉलेज, जिनके पास बेसिक नॉलेज है, शुरू में 9th क्लास में आते हैं तो वो देखिए इन दो ऑप्शन को ही लेकर बैठ जाएंगे कि हमारे पास बायो मीन्स लाइफ होगा कि लिविंग होगा। अब बायो मीन्स लाइफ ये करेक्ट आंसर है, लेकिन लिविंग जो है यहाँ क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव के तौर पे अपीयर हो रहा है, और जो हमारे पास मेन स्टेटमेंट होती है इसको हम स्टेम का नाम देते हैं। तो होप्स तो आप लोगों को ये तमाम पार्ट्स जो हैं अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब फर्दर हम टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टेम, डिस्ट्रैक्टर, क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव और बाकी ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। अब थोड़ा फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये इतना वाइडली यूज हो चुके हैं कि आजकल हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया फिलिंग हो चुके हैं किस्म के, हमारी लाइफ ही सोशल मीडिया के ऊपर मुनहसिर हो चुकी है, वो एक अलग टॉपिक है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी हमारी लाइफ के अंदर ऐसे पार्ट्स हैं जिनके अंदर हमें डिफरेंट वेज में टेस्ट किया जा रहा होता है इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू। तो इनकी एक सबसे बेसिक टाइप जो है, अक्सर औकात हमारे पास जो होता है कि अगर हम कोई ऐप डाउनलोड करें तो हमसे रेटिंग पूछते हैं स्टार्स के अंदर, तो वो आपके सामने 5 ऑप्शंस रखते हैं कि हमें 1 स्टार दें, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार। दिस इज द टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसी तरह हमें कोई कहता है कि आप हमें थंब अप दें या थंब डाउन दें, तो इट इज द ऑप्शन, तो इट इज द टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कहीं स्माइलीज के अंदर ऑप्शन दी जाती है, हमें कोई स्माइलीज चूज करें, और कहीं पर हमारे पास इसकी टाइप्स होती है कि सिंगल सिलेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मल्टी सिलेक्ट, कि हमारे पास अगर एक फिल इन द ब्लैंक है जैसे यहाँ पे बताया तो ये सिंगल सिलेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसी तरह अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस चूज करने हैं तो वो मल्टी सिलेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आता है। अब नेक्स्ट अगर मूव करें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू, कहीं पर अगर आप सोशल मीडिया पे या कहीं पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कहीं सर्वे चल रहा होता है, तो वहां पे ऑप्शन ऐसे एरो सा बना होता है और जैसे ही आप उसे स्क्रॉल करते हैं, दबाते हैं, तो नीचे काफी सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं और फिर आपने उन्हीं ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना होता है। तो ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ही फॉर्म है या टाइप है। और इसके अलावा न्यूमेरिक सिस्टम होता है, स्लाइडर होता है, काफी ज्यादा कई बार, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन देके बताता हूँ कि जब भी अगर हम वेबसाइट्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं या फॉर एग्जांपल किसी हमने वेबसाइट को एक्सेस करना होता है, तो आजकल जो कैप्चा फिलिंग आती है या वो हमें कहते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स, या हमें 5, 6, 10 इमेजेस दे देते हैं और कहीं से हमें वो पूछता है कि जेब्रा क्रॉसिंग्स पे मार्क करें, कहीं हमें पूछता है कि वो ट्रैफिक लाइट्स पे मार्क करें, तो वो एक मल्टी सिलेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेस पे हमारे सामने अपेयर हो रहा होता है। तो ये चीजें अब आप लोगों को बेटर वे में तो अंडरस्टैंड होंगी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं क्या, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए, जो कि आज का मेन टॉपिक था, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया जाए कि आखिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं क्या और इससे रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं आप लोगों को भी पता होना जरूरी है। चलें अब मेन जो हमारे पास पार्ट है वीडियो का उसको स्टार्ट करता हूँ मैं, कि हमारे पास एक एप्टीट्यूड टेस्ट है और मेन इनका रोल जो है, मैं बात करूंगा MCAT, मेडिकल के टेस्ट के, ECAT या कोई भी एनी अदर एप्टीट्यूड टेस्ट या एंट्रेंस एग्जाम है, तो वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें डॉक्टर बनना है तो हमें MCAT को टेक करना पड़ेगा, उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो भी MCAT टेक करना पड़ेगा प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को नर्स और हायर यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए UET वगैरह के लिए ये ECAT देना पड़ेगा। और जो दूसरे NET के टेस्ट होते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ में एडमिशन लेना है, NTS का टेस्ट होता है और मल्टीपल टेस्ट होते हैं, USMLE, PLAB, कोई भी अगर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की भी बात कर लें, किसी बाहर के मुल्क जाना है तो हमें उनका कोई टेस्ट क्लियर करना है, तो जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की जो बेसिक टेक्निक्स है, बेसिक निंजा टेक्निक्स जो हैं वो क्या है और किन चीजों को हम जहन में रखकर मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं, आइए जरा डिस्कस करते हैं। और बोर्ड पे आपको लिए चलता हूँ जरा मैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहली कि जो टेस्ट होते हैं हमारे, खासतौर पे MCAT एंड ECAT, ये क्या हमारे पास, ये हमारा नॉलेज
और इंटेलेक्ट, इन चीजों को टेस्ट करता है। एक तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज के अंदर कौन सी चीजें आती हैं, हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने बुक्स को रीड किया होता है, और इंटेलेक्ट के अंदर ये होता है कि हम चीजों को पिक करने में कितने माहिर हैं, चीजों को रेट करने में कितना माहिर हैं, कोई अगर हमें पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करने की हमारी एबिलिटी कैसी है, चीजों को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी कैसी है। तो एक तो ये चीज होती है कि कोई भी हमें हमारी नॉलेज को, हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे कंसेप्ट्स को और हमारे इंटेलेक्ट को टेस्ट करने की जो जिस चीज का नाम है वो हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, और उनके अंदर जो चीज हमारे सामने आती है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर हमने सिंगल बेस्ट ऑप्शन या मल्टीपल बेस्ट ऑप्शंस को चूज करना होता है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, 4 या 5 ऑप्शंस जो गिवन होते हैं हमारे पास। उसके बाद चलते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले आप लोग अगर बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो बुक्स की रीडिंग तो जरूरी है। एमबीके के अंदर जैसे हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स होती हैं टेस्ट के अंदर मोस्टली, और कुछ जनरल नॉलेज भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये एक तो बुक रीडिंग है जो आप अच्छे से कर सकते हैं और हर स्टूडेंट ही ऑलमोस्ट करता है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना होता है या बेटर वे में परफॉर्म करना होता है। अब नेक्स्ट ये है कि आप एग्जाम के अंदर बैठे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमें यहाँ 2 चीजों से अवॉइड करना होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस और एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसको मैं लिखता नहीं हूं फिलहाल, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सेकंड पार्ट आप लोग इसको देख सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंस में बंदा क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्टेटमेंट है, जैसे मैंने ये लिखी बायो मीन्स, ओह नो दैट्स वेरी सिंपल, ये तो बहुत आसान सवाल है, और झट से 4 ऑप्शंस पढ़ने की बजाय आप क्या करते हो, बायो मीन्स लाइफ, हाँ बस ये बेस्ट ऑप्शन है, उसको टिक किया एंड दैट्स इट। लेकिन जब रिजल्ट आता है या जब आंसर्स आते हैं, जब उसकी की आती है तो पता चलता है ओह नो ये गलत हो गया, इसके अंदर जो ए ऑप्शन था और जो सी ऑप्शन था दोनों का मीनिंग सेम था, और लास्ट में जो डेल्टा या डी ऑप्शन दिया गया था बोथ ए एंड सी का दिया गया था, पर हमने उसको पढ़ने की जहमत नहीं की। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब एक स्टेटमेंट रीड करनी है, उसके बाद ऑप्शंस को गौर से देखना है कि ऑप्शंस के अंदर क्या दिया गया है, और ऑप्शंस को देखने से पहले आप लोगों को सबसे पहले बताता चलूं, जो हमारे पास स्टेम होता है, ये स्टेटमेंट होती है, ये मेन रोल प्ले करता है, और यहीं से आइडिया हो जाता है कि कौन सा बच्चा कितने पानी में रहेगा और कौन सा बच्चा कितने मार्क्स ले पाएगा। जो स्टूडेंट शुरू से अपनी आदत बनाता है स्टेटमेंट को गौर से पढ़ने की, और उसमें से जो मेन वर्ड्स होती हैं, मेन चीजें होती हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको हाईलाइट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको आंसर करता है, तो ऐसा बच्चा जरूर 90% चांस होता है कि वो सही आंसर कर पाएगा, भले वो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हो या कैसे भी करके अगर मुश्किल आ जाता है या उसने नहीं पढ़ा हुआ होता, फिर भी मैक्सिमम चांस होता है कि वो उसको कर पाएगा, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट ही आपके पास फिल हुए। आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, और उसके अंदर जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करें और देखें कि आपसे ये पूछना क्या चाह रहा है। पहले इस चीज को समझें, उसके बाद ऑप्शंस को गौर से पढ़ें। जब आप ऑप्शंस को गौर से देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ई, अल्फा बीटा चार्ली वगैरह जो भी आप बोल सकते हैं इसको, तो ऑप्शंस को एक बार रीड आउट करने के बाद आप जब आंसर लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी होगी कि 50 to 70% आप गलत चूज नहीं करोगे। लेकिन आपने स्टेटमेंट बिना पढ़े, मतलब एक बार सरसरी नजर स्टेटमेंट देखी है दैट्स टू इजी और ऑप्शन चूज कर लिया, तो चांस हो सकते हैं कि आप गलत हो सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन अच्छे से पढ़ ली, सारे हमारे पास जो ऑप्शंस देख लिए, स्टेटमेंट देख लिया, उसके बाद चांस है कि आप अच्छे से सॉल्व करें। आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, ऑप्शन सारे नहीं देखे, फिर भी चांस है। तो सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से फोकस करके रीड आउट करना है कि आखिर वो स्टेटमेंट में आपसे पूछना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास डिस्ट्रैक्टर और क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव और एक आंसर होता है। आपने ऑप्शंस को भी गौर से देख लिया। अब ऑप्शंस के अंदर एक आप सवाल है कि आपने इंफॉर्मेशन है, आपसे पूछा, आपने जल्दी से डिस्ट्रैक्टर को साइड पे कर दिया, क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव को भी साइड पे कर दिया और जो बेस्ट आंसर था उसको चूज कर लिया। दैट्स इट, वेरी सिंपल। पर अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है जो कि आपको नहीं आता और आपके सामने 4 या 5 ऑप्शन हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एमसीक्यू होगा या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसके अंदर 2 या 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल बेतुके होंगे, जिसका उससे कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा होगा।
थोड़ा सा अगर आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो डिस्ट्रैक्टर आपको मिल जाएंगे, ये इजीली आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप या एक या दो डिस्ट्रैक्टर जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं उसको एक्सक्लूड कर दें। उसके बाद आप 50-50 पे आ जाएंगे, तो चांसेस होंगे कि आप 50-50 में अगर तुक्का भी मारते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड भी यूज करते हैं तो आपका ठीक हो जाए। लेकिन अगर 4 या 5 ऑप्शंस में से आप आंखें बंद करके अल्लाह का नाम लेके तुक्का मारेंगे कि अल्लाह मियां ठीक कराएगा, अल्लाह ताला तो साथ देंगे, लेकिन आप एक बेटर तरीका, एक बेटर वे चूज करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जब आपने डिस्ट्रैक्टर को एक्सक्लूड कर दिया, फिर आपके पास दो ऑप्शन है, क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव या एग्जैक्ट जो उसका आंसर होगा। आप उसमें फंसेंगे तो आप उसमें अगर हिट एंड ट्राई मेथड यूज करेंगे तो भी आपके चांसेस ज्यादा है। फिर भी एक बार दोबारा स्टेटमेंट को रीड करें, फिर उन दो ऑप्शंस पे गौर करें और उसके बाद सोच समझकर आंसर लगाएं ऐसे सवालों का जो कि आपको नहीं आते। उसके बाद अगर हमारे पास जो होता है कि एक टाइम मैनेजमेंट, टाइम जो होता है हमारे पास, बार बार हम टाइम की तरफ देख रहे होते हैं कि टाइम भाग रहा है, टाइम भाग रहा है। अगर फॉर एग्जांपल एंट्री टेस्ट के लिए 3.5 घंटे हैं, 210 एमसीक्यूज हैं, 210 मिनट्स हैं, तो 1 मिनट के अंदर एक एमसीक्यू करना जरूरी है। तो इस चीज के अंदर जो चीजें हैं कि आप पहले ऐसे एमसीक्यू कर लें जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। जैसे बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आती है, एमपी कैट के अंदर, तो पहले आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, आपका टाइम बच जाएगा। और उसके बाद आप जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो थोड़ा आपका टाइम टेक कर रहे हैं, तो आप सब्र व तहम्मुल से उनको करने की कोशिश करें अगर आपके पास टाइम है। ये नहीं कि बस टाइम की फिक्र से, हो सकता है अगर आप एक सवाल पढ़कर अच्छे से कर लेंगे तो नेक्स्ट 4 या 5 इंफॉर्मेशन बेस्ड आसान भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको घबराने की बजाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स पे और ऑप्शंस पे फोकस करना होता है। जस्ट जब आप स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस पे फोकस करेंगे, उसकी स्टेटमेंट को नीटली रीड करेंगे, ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, तो आप 90 to 80% बिल्कुल सही आंसर्स लगा रहे होंगे। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है, बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि उनके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे सारा कुछ लिखा होता है, पूरी लाइन लिखी होती है, लास्ट में वो लिख देते हैं एक्सेप्ट। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये मेन वर्ड्स इनको मैं बोलता हूं, बिकॉज, नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज कर देते हैं, उसको इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्टर भी इनको बोला जाता है। तो ऐसे वर्ड्स को गौर से देखा करें। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ऑप्शन होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी या ऑल आर द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी एक्सेप्ट, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, अच्छा बायो का मतलब पूछा हुआ है, जल्दी से लाइफ लगा दिया। फिर वो ये नहीं देखते कि एक्सेप्ट का वर्ड आया हुआ था या नॉट का वर्ड आया हुआ था। तो ये जो चीजें हैं कि आपने एक तो ऑप्शंस को गौर से देखना है, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, और उसके साथ साथ जो हमारे मेन इन्वर्टर्स होते हैं उनको देख लेना है कि जो इन्वर्टर स्टेटमेंट के अंदर यूज किया गया है वो क्या है। तो ये सब कब होगा, जब हम इस स्टेटमेंट को फोकस करके रीड करेंगे और ऑप्शंस पे गौर करेंगे। स्टेटमेंट को मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, स्टेटमेंट पे जोर दे रहा हूँ, जो हमारे पास स्टेम या स्टेटमेंट होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, वही आपके पास क्लू है, भले शॉर्ट स्टेटमेंट हो या लॉन्ग स्टेटमेंट हो। अक्सर बच्चे गलती करते हैं लॉन्ग स्टेटमेंट के अंदर, वो पहले ही अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन के अंदर उनको सारा मटेरियल मिल गया है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको रीड आउट कर लेंगे, लेकिन आखिरी लाइन के अंदर जो एक क्लू होगा वो उसको छोड़ देंगे, जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले थॉरोली रीड आउट करना है स्टेटमेंट को, उसके बाद उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, उसको नोट डाउन कर लें रफ वर्क के ऊपर, और उसके बाद सॉल्व करें, ऑप्शंस अपने बनाएं और इजीली आराम से काम डाउन होकर ऑप्शंस को देखकर चूज करें। होप सो आप लोग बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे और इन टिप्स को, इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके आप लोग बेस्ट मार्क्स हर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर या अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर या किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर इजीली चूज कर सकते हो। और टाइम को मैनेज करना भी सीखें। टाइम के मैनेजमेंट से रिगार्डिंग हम अलग से वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह, वो एक अलग डिस्कशन है। तो लेकिन सबसे पहले जब आप
ऐसे एग्जाम को, जैसे आजकल हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम का बहुत बवेला मचा हुआ है कि बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं पर वो हमने पढ़ी नहीं होती, तो ये आप लोगों के लिए बेसिक रूल्स हैं जिनको आप अप्लाई करके इस तरह के टेस्ट को, जिसमें हमारे पास ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जो हमारी बुक में इंफॉर्मेशन नहीं होती या हमारी बुक की लाइंस नहीं होती, या हमने हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को टेस्ट करना चाह रहे होते हैं कि वो बच्चा कैसे पिक करता है, तो स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, ऑप्शंस को देखें, एक्सक्लूड करें जो हमारे पास डिस्ट्रैक्टर है, और दो रेलिवेंट ऑप्शंस के अंदर से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज भी करना चाह रहे हैं तो जरूर करें। जो बेस्ट ऑप्शंस हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर जो हमारे पास खास ध्यान रखा करें, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये चीजें ध्यान से किया करें, आराम से, तसल्ली से, और कोई नहीं भागा जाता, टाइम नहीं खत्म होता, एवरीवन हैज एनफ टाइम। तो होप सो ये जो छोटे छोटे बेसिक रूल्स हैं आप तमाम स्टूडेंट्स इनको अप्लाई करेंगे और लाइफ में जरूर आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।